morning students, this is online session of class 12th physics and I am explaining chapter 11 dual nature of radiation and matter. लास्ट लेक्चर में हमने ये डेरिवेशन प्रूफ किया था रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन इक्वेशन एंड स्टॉपिंग वोल्टेज। आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बताया कि जिस तरीके से लाइट के दोनों पार्टिकल दोनों नेचर हो सकते हैं, वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, इसी तरीके से मैटर का भी, मैटर के केस में भी दोनों नेचर पॉसिबल हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी हाइपोथेसिस दी, इन्होंने उसमें ये बताया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अप्रॉक्स लाइट की स्पीड के वेव के बराबर चलते हैं या उनकी जो स्पीड है चलने की वो लाइट की स्पीड के पास है, तो उन पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला या ये हाइपोथेसिस ज़्यादा सूटेबल है, ना कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं और जिनकी स्पीड बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे हम और आप चलते हैं या सपोज मान लीजिए व्हीकल्स हैं, बाइक है, कार है, ट्रेन है, तो इस तरीके से ये बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा है और इनकी वेलोसिटी बहुत कम है। तो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के लिए किसको सूटेबल बताया कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं और जो अप्रॉक्स लाइट की स्पीड के इक्वल चल रहे हैं। क्लियर? तो चलिए समझते हैं इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस किस तरीके से दी और उसमें क्या बताया इन्होंने। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखिए स्टूडेंट, डी ब्रोगली, इसको हाइपोथेसिस क्यों बोला गया? क्योंकि जब इन्होंने ये थ्योरी दुनिया के सामने रखी उस समय इन्होंने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने केवल एक बात बोली कि नेचर में सिमेट्री है, नेचर में सिमेट्री है, अगर कोई चीज हो रही है तो उसके अपोजिट भी उसका फिनोमिना होगा। इसी तरीके से इन्होंने ये बताया कि अगर लाइट का जो नेचर है वो वेव से पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा, आइंस्टीन ने क्या बताया कि लाइट फोटॉन्स में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करती है, पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इसी बात को इन्होंने बेस बनाकर ये बोला अपनी हाइपोथेसिस में, अपनी रिसर्च में, कि नेचर है सिमेट्री, नेचर के पास क्या है, सिमेट्री है, और वो उसी की वजह से जो पार्टिकल है या जो मैटर है वो पार्टिकल होने के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करेगा अगर हम उसको किसी स्पीड से या किसी वेलोसिटी से फेंकें। ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बिहेव द नेचर ऑफ वेव, वो वेव का भी नेचर बिहेव कर सकते हैं और वो पार्टिकल तो है ही। क्लियर? इसके रेस्पेक्ट में उन्होंने क्या बोला कि अगर सपोज मान लीजिए किसी पार्टिकल का मास m है और इसको v वेलोसिटी से ट्रेवल कराया जाए, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किस तरीके की वेव होगी? ना तो इसको लाइट वेव बोल सकते हम, ना इसको साउंड वेव बोल सकते, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते। तो इन्होंने इसको अलग नाम दिया और इन्होंने इसको नाम दिया मैटर वेव। इन्होंने बोला कि ये किस टाइप की वेव है, ये अलग टाइप की वेव है और इनको नाम दिया गया मैटर वेव। अब इन्होंने, अगर ये मैटर वेव है तो इनकी वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। h प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर? P मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है mv, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ वेव, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ वेव, P मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देखिए यहां पर दोनों बातें हो रही हैं, वेव यानी कि वेवलेंथ भी इसमें बताई जा रही है, वेव भी बताया जा रहा है इसको, और मोमेंटम यानी कि मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का।
पार्टिकल की दोनों नेचर यहां पर डिस्कस हो रही है, मोमेंटम और लैम्डा के केस में। क्लियर? अब देखिए उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि सपोज मान लीजिए जैसे हम मूव कर रहे हैं या व्हीकल्स मूव करते हैं तो वहां पर हमें वेव क्यों नहीं दिखाई देती। तो वो जो उन्होंने कैलकुलेशन की कि वेव वहां पर भी है लेकिन वो वेव हमें दिखाई नहीं दे रही है, उस वेव को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। फिर बाद में दो साइंटिस्ट और हुए, जर्मर और डेविसन, उन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो वेव की नेचर को शो करते हैं जब उन्हें बहुत तेजी से मूव कराया जाए या उन्हें बहुत तेजी से एक्सीलरेट कराया जाए। ठीक है, जब इन छोटी पार्टिकल्स को हम नियर टू द लाइट की स्पीड के बराबर ट्रेवल कराते हैं या स्पीड के बराबर एक्सीलरेट कराते हैं तो वहां पर ये पार्टिकल्स वेव नेचर को भी शो करने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में कि उसकी वेवलेंथ कितनी आती है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और उसको मूव कराया जाए लाइट की स्पीड से तो उसकी वेवलेंथ कितनी आती है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी, h 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एंड वेलोसिटी सपोज मान लीजिए लाइट की स्पीड के बराबर, या कहीं किसी बुक में 10 टू द पावर 4 भी मिलेगा, 10 टू द पावर 6 भी मिलेगा, तो हम इसको 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू एक लैम्डा की वैल्यू बताएगी और वो अप्रोक्स होगी 736 एंगस्ट्रॉम, 736 एंगस्ट्रॉम। और इस वेव को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी शो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ क्या नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर भी शो कर रहा है। यहां पर वेवलेंथ आ गई, और वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। अब देखिए वी नो दैट मोमेंटम का फॉर्मूला p इक्वल टू mv, आप जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहां से v की वैल्यू आप निकाल लीजिए। v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। ठीक है, और इसका जब अंडर रूट कर देंगे तो v हमें मिलेगा अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर पुट करिए मोमेंटम में, p इक्वल टू m इंटू अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। फाइनली हमें क्या मिलेगा, p इक्वल टू अंडर रूट 2 km। मोमेंटम हमें मिल गया अंडर रूट 2 km। ये मोमेंटम की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 km। यहां से वेवलेंथ आ जाती है, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2km। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2km। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है। ये फॉर्मूला मैं दोबारा यहां लिख दे रहा हूं। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2km। ठीक है। अब सपोज मान लीजिए हमें पार्टिकल्स दिए जा रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, प्लांक्स तो कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि यहां से लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन m के। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। इट मींस जिस पार्टिकल का मास कम होगा, जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसका अंडर रूट और भी कम हो जाएगा, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है। और जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम मिलेगी हमें। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी किससे? प्रोटॉन से। और ये ज्यादा मिलेगी किससे? अल्फा पार्टिकल से। ठीक है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, इसका मास फिर उससे कम है, फिर इसका सबसे कम है। जिसका मास सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। क्लियर? अब बात करते हैं वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, इसको नोट कर लीजिए। ये किस किस में रिलेशन आया? रिलेशन है ये वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर k क्या शो कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी। अब डिस्कस करेंगे वेवलेंथ एंड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। वेवलेंथ in terms of accelerating potential, wavelength in terms of accelerating potential। देखिए यहां पर भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल है वर्क डन के, वर्क डन। ठीक है। और वर्क डन इक्वल टू क्यू वी, यानी कि चार्ज एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब यहां से हम v का फॉर्मूला लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू, काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू। और अभी हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया था, अगर उस रिलेशन को देखें, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी m। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, k इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 क्यू वी एम।
अंडर रूट 2 क्यू वी एम। क्लियर? ये रिलेशन आ गया हर तरीके के चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, अगर प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए तो यहां पर प्रोटॉन का चार्ज रख देंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 क्यू यहां पे क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसको हम किससे लिखते हैं? ई वी एम। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी पोटेंशियल एंड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, h इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 ई की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। जब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो जो हमारे पास रिलेशन आएगा फाइनली, देखिए इसको कॉपी कर लीजिए। फाइनली जो रिलेशन हमारे पास आएगा दैट इज लैम्डा इक्वल टू 150 अंडर रूट 150 अपॉन वी, और ये किस में होगा? 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। लैम्डा होगा एंगस्ट्रॉम इन एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन के केस में पूछा जा रहा है तब। अगर इलेक्ट्रॉन के केस में हमसे पूछा जा रहा है तब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। क्लियर? चलिए एक न्यूमेरिकल नोट करिए। राइट डाउन ए न्यूमेरिकल। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। Find de Broglie wavelength of electron. Question: find de Broglie wavelength of an electron at 600 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को हमने कितना पोटेंशियल दिया? 600 वोल्ट पोटेंशियल दिया। तब उस पोटेंशियल के बाद जो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उस एक्सीलरेशन की वजह से जो वेव बनी है, उस वेव की वेवलेंथ हमें बतानी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है सिंपली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मास, अब वो सब चीज की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था वो याद है हमें, तब क्या फॉर्मूला था? लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी। ठीक है, अगर आप दूसरा फॉर्मूला याद करते हैं तो कैलकुलेशन आपके पास लेंथी हो जाएगी, उसमें आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 150 अपॉन 600, दैट इज लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 1/4 एंड फाइनली वी गेट लैम्डा इक्वल टू 1/2, और लैम्डा किस में है? एंगस्ट्रॉम में। इट मीन्स 0.5 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। अदरवाइज आप इसमें दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2 EVM। 2 EVM, m is the mass of charge particle। ठीक है,
अगर ये आप लगा रहे हैं तब भी आंसर सेम आएगा, और अगर आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको पता है इलेक्ट्रॉन के केस में, तब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? बस ध्यान इसमें इतना ये रखना है कि केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पूछा जाए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या कोई और पार्टिकल है तो उसके बाद उसका चार्ज की वैल्यू और उसका जो पोटेंशियल है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी जिसमें इन्होंने ये बताया कि इसका कोई प्रूफ नहीं दिया इन्होंने, लेकिन उसमें ये उन्होंने डिक्लेयर किया, ये स्टेटमेंट दिया कि नेचर में सिमेट्री है, इसकी वजह से जो मैटर है वो भी वेव नेचर को शो करेगा। जिस तरीके से लाइट का डुअल नेचर शो हो रहा है, लाइट एक वेव भी है और लाइट एक पार्टिकल भी है, उसी तरीके से मैटर भी एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। और ये हाइपोथेसिस कब ज़्यादा सुटेबल हो जाती है? जब पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक, और वो अप्रॉक्स लाइट की स्पीड से जब ट्रेवल करते हैं तब वो वेव नेचर को भी शो करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, ठीक है, उन्होंने एक सेटअप लगाया और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब उसको हम एक्सीलरेट कराते हैं लाइट की स्पीड से तो वो वेव की नेचर को शो करने लगता है। ठीक है, इन्होंने प्रूफ किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो कर रहा है। जब उसको एक्सीलरेट किया गया इलेक्ट्रॉन को तो वो उसने कौन सा फिनोमिना शो किया? डिफ्रैक्शन का। और डिफ्रैक्शन का फिनोमिना तभी शो हो सकता है जब पार्टिकल के पास वेव नेचर हो। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कहीं पर हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है, कहीं पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है डिफ्रैक्शन की वजह से, तो वो किसकी वजह से था? वेव नेचर ऑफ लाइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी कहीं पर ब्राइट कहीं पर डार्क अपना नेचर शो करने लगा, तो उसकी वजह से हम ये जान सके कि इसमें भी डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी क्या शो कर रहा है? वेव नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, तो डेविएशन और जर्मन ने कोई नया काम नहीं किया, उन्होंने इन्हीं की बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। ये एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ नहीं कर पाए, ये केवल एक स्टेटमेंट देकर रह गए। बाद में जर्मन और डेविएशन ने इसको प्रूफ किया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।